नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू जयपुर डायलॉग यूएसए। और आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह आज फिर से निवेदन करूंगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल, गिव योर फीडबैक, वी टेक क्यू एंड सपोर्ट फ्रॉम देयर. Today's conversation that I'm going to have is about the politics and economics of inheritance tax that was floated around by Mr. Uncle Sam, as I call it, as I call Sam Petroda, Uncle Sam. Uncle Sam is living in Uncle Sam's country and giving Uncle Sam's advice. so, to talk about that inheritance tax and what has been the politics and economics of it, I have wonderful pleasure and great honor to welcome Chartered Accountant Mr. Sumit Mehta, who is in Mumbai, and he is joining us today. So सुमित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार और विभूति जी, एक बार फिर, और हम चाहेंगे कि बैंकिंग और फाइनेंस के कारण जो आपकी एक्सपर्टीज है ऑन एसएमई सेक्टर का, जो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इंडिया में, तो उसकी जो है प्रोग्रेस और उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अनदर प्रोग्राम्स में. ओके, वी विल टेक दैट फॉरवर्ड. बट टुडे आई वांटेड टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स, जो कि एक पॉलिटिकल बवंडर सा उठा हुआ है. बेवकूफ़ी है या दिमाग काम कर रहा है, ये इस बात पे हमें चर्चा करनी चाहिए. तो एक चीज़ मैं कहूँगा आपसे और दर्शकों से भी कहूँगा कि देयर वाज अ वेरी नाइस बुक कॉल्ड द इल्यूजन्स. उसमें एरिक टोल ने लिखा है, इट इज सो इजी टू प्रॉमिस टू गिव व्हाट यू डोंट हैव और यू डोंट हैव टू. See, this is a very interesting statement. It's very easy to promise to give what you don't have or you don't have to. This is one such example in which Congress party has promised that they will give 1 lakh per child or per family, whatever that is, 1 lakh whatever देंगे, लेकिन उनके पास तो पैसे नहीं है देने के लिए. क्या राहुल गांधी फाउंडेशन या राजीव गांधी फाउंडेशन से वो पैसे देंगे, या हमारे आप से छीन करके किसी और को देंगे? सीधी सी बात है, कोई भी अपनी कमाई खोना नहीं चाहता है. दूसरी बात यह है कि मुझे देना नहीं है, हार गए तो हम नहीं देंगे, हमने तो ठेका लिया नहीं उसका करने का. तो सुमित जी, इस बारे में चर्चा करिए कि इसकी पूरी कहानी, इतिहास जो है. मैं दर्शकों को ये भी कहूँगा कि जयपुर डायलॉग के वेबसाइट पे जाकर के आप, हमारी जो लेखिका हैं श्रुति दासगुप्ता ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंफॉर्मेशन दिया है वहाँ पे, बहुत कुछ. उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा सुमित जी से, लेकिन जाके आप पढ़िए इस शो के बाद. श्रुति दासगुप्ता ने जो लिखा है जिसके बारे में, दिस इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में. सुमित जी, आपके विचार. विभूति जी, द स्टोरी ऑफ बीट इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एज आइडिया फ्लोटेड बाय राहुल गांधी. उनका डायलॉग था कि हम एक्सरे करेंगे. करेक्ट. अब एक्सरे किसका करेंगे वो तो मुझे पता नहीं है. एयरपोर्ट पे एक ज़माने में एक्सरे होता था, तो जो गोल्ड ट्रेडर्स थे, जो होलसेल में एक साथ 20-20 ब्लॉक्स लेके जाते थे, ब्रिक्स लेके जाते थे, उन लोग ने ट्रेन में जाना शुरू कर दिया क्योंकि प्लेन में एक्सरे होता था. तो राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं वो ही जानते हैं. लेकिन द प्रॉब्लम इज, मुझे जो समझ में आ रहा है, फर्स्ट आई विल गो इनटू द इकोनॉमिक्स पार्ट एंड देन द पॉलिटिक्स पार्ट. उन्होंने इतने जो प्रोमिसेस किए, 1 लाख रुपया पर पर्सन, युवा को 8,500 रुपया, आप बैठ के आराम करो और पैसे मिलेंगे आपको. सो काइंड ऑफ वी कैन से improvised version of the unemployment allowance which is given in America. वैसा कुछ महिलाओं को, दलितों को, इसको उसको, माइनॉरिटीज को. अब टोटल नंबर वो 1 लाख रुपया पर पर्सन 100 करोड़ को मिलेगा, 80 करोड़ को मिलेगा, वी डोंट नो. लेकिन अगर 50% ऑफ पॉपुलेशन को वो देने वाला है तो 70 करोड़ लोगों को 1 लाख रुपया देगा, तो 70 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर होगा. अब उतने पैसे तो अपने बजट में नहीं है, अपना बजट ही 35-40 लाख करोड़ का है, तो इतने पैसे कहाँ से आने हैं. सो आई थिंक समवेयर दिस इज स्पोकन अप बाय सैम पित्रोडा एंड दिस इज नॉट अ न्यू आइडिया. 2011-12 में चिदम्बरम ने इनहेरिटेंस टैक्स का आइडिया फ्लोट किया था.
then it was under discussion because then we are going through a triple deficit. Budgetary deficit था, यहाँ trade deficit था, and then we also had a fiscal deficit. So we were on a mess everywhere. So उसके कारण he wanted to do a inheritance tax, but it did not fly, or they were bad. It was their bad luck. It is our good luck that Modi ji came in power in 2014. नहीं तो शायद उन लोग inheritance tax तभी लगा देते. So the idea was there for a very long time, according to me. They had to justify it क्योंकि उन्होंने दिखाना था कि इतना पैसा कहाँ से आएगा. दूसरा, कर्नाटक में जो मेस हुआ है, ओके, इन इकोनॉमी, वहाँ जिस तरह से उनको सेस लगाना पड़ा है ऑन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक कनेक्शंस टू फंड द फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू अ सर्टन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. उसके बाद में दिल्ली में हमने देखा कि ये पूरी रेवड़ियों की स्कीम ने दिल्ली का इकोनॉमी का क्या हालत कर दिया. पंजाब का हम लोगों ने देखा, और उसके बाद में जो डिस्कशन चालू हुए, तो आई थिंक आउट ऑफ ओवर एंथुजियाज्म, आउट ऑफ बीइंग ऑन ओवर डिफेंसिव नोट, हम आपके अंकल सैम, वैसे तो गुजरात के हैं, सत्यनारायण गंगाधर पित्रोड़ा, तो ऐसे आइडियाज गुजरातियों के पास से नहीं आनी चाहिए. लेकिन शायद राजीव गांधी की मित्रता, राहुल गांधी के गुरु तत्व के कारण उनको ऐसी इन्फेक्शंस लग गए होंगे. राइट. लेकिन द थिंग इज, आई थिंक इट वाज टू डिफेंड. और दूसरा, जिस तरह से आई एम नॉट लुकिंग एट इनहेरिटेंस टैक्स इन आइसोलेशन, उसके साथ में जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया राहुल गांधी ने फ्लोट किया, आई थिंक बोथ आर टुगेदर. यानी जो मोदी जी ने कहा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यानी पहले वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो गए जब तक आप जिंदा रहोगे, और मरने के बाद आपका inheritance tax. So I think this is something not new. To sum up, not new. Congress had this on with them, and maybe Uncle Sam spoke out of turn. And very importantly, thereafter, Congress is not even able to say no. We are not going to charge inheritance tax. आज भी वो घुमा रहे, ये किया. अब इस they have even kind of taken away the control of Sam Pitroda's Twitter account. Someone else is writing as a third party. So, but they are not able to say कि भैया हम इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाएंगे. उन्होंने पावर में आना ही नहीं है. एक बार बोल दो ना कि भैया टैक्स नहीं लगाएंगे, वो भी नहीं बोल पा रहे हैं. मैंने तो उस पर एक और भी बात पूछी है एक्चुअली, कि ये इनहेरिटेंस टैक्स, जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो कहा था कि देश के रिसोर्सेस पे माइनॉरिटीज का पहला हक है, और स्पेशली मुस्लिम्स का बोला था. तो मैंने उसमें राहुल गांधी से और अंकल पित्रोदा से सवाल पूछा है ट्विटर पे कि जरा क्लैरिफाई करिए कि ये अप्लाई करता है सारे माइनॉरिटीज, स्पेशली मुस्लिम्स, and whether it will also apply on the wealth distribution of Waqf board captured assets. Wow, that's clarify a good question. I have asked this question. Please clarify कि उन पे लागू होगा या नहीं लागू होगा, या उनको आप पर्सनल लॉ के नाम पे उनको छोड़ देंगे, उनका अपना कानून है, हम हिंदुओं पे ऐसा शोषण करेंगे. एक बात और आती है इसमें बात. देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था कि जो मुझे देना ही नहीं है, मेरे पास है ही नहीं, मैं उसको वादा कर देता हूँ. अगर आप सुमित मेहता मुझसे पूछेंगे मुझे 5 करोड़ रुपए दीजिए विभूति जी, मैं बोल दूंगा दे दूंगा, मेरे पास है ही नहीं देने के लिए. आप उसी में ख्याली पुलाव में फंसे रहे. ये जो वादा करते हैं साधारण जनता को, क्योंकि साधारण जनता बहक जाती है, क्योंकि उनका वो नाम के पीछे राहुल गांधी थोड़ा सा जो लगाव होता है ना, उसके कारण वो सोचने लगते हैं कि अरे यार वो तो हमें दे देगा अगर उसको जिताया तो. लेकिन जैसे आपने सही बताया, ये अमाउंट जो है वो तो बजट, पूरे कंट्री के बजट से डबल अमाउंट है, तो कहां से लाओगे पैसा, राइट? तो वो कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे अदानी अंबानी पे. यहां तक कि किसी बेवकूफ कांग्रेस पार्टी के मेंबर ने ये भी कहा कि वो अदानी अंबानी पे इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाने देना चाहते हैं. इसको कमबख्तियत कहते हैं. बड़ी दुख की बात है ये हास्यास्पद है, लेकिन दुखद हास्यास्पद बात है ये. तो इसका जो है, हाउ डज वन एड्रेस दैट? आम जनता के पास कैसे बताएं तर्क और इमोशन दोनों के साथ? अब इसमें दो चीजें हैं. एक तो आपने जो बताया कि एक तो आई कैन प्रॉमिस द सन एंड द मून व्हेन आई डोंट हैव टू गिव इट. आई कैन
अब इसमें लोग बहक जाते हैं क्योंकि उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि मेरे पैसे ही मेरे पास आ रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले उबर में जा रहा था, ड्राइवर था नॉर्थ इंडिया से, वो बोल रहा था कि राहुल जी तो हमें बहुत कुछ देने वाले हैं। मैंने बोला भैया वो आपसे लेके ही आपको दे रहे हैं, और अगर ऐसे चलता रहा तो आगे चल के कोई टैक्स नहीं भरेगा। और इसके लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर कोट करूंगा। 1982 जनवरी में ईपीडब्ल्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, एंड सरप्राइजिंगली द रिसर्च पेपर ऑथर्स वर गुप्ता जीज, टू गुप्ता जीज। Okay. ओके, एंड दैट वाज अबाउट द एस्टिमेशन ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड इकोनॉमी इन इंडिया। अब गुप्ता और मेहता से ज्यादा कोई उसके बारे में बोले तो but coming back to the point, Yeah. they said in 1967-68 the undisclosed economy or the black economy of the country, or the parallel economy as we call it, was 9.5%। और इमरजेंसी के इमीडिएटली बाद में 1978-79 में इट हैड इंक्रीज टू 50%। उन्होंने जो रिसर्च पेपर में जो एस्टिमेट्स डाले उनके वर्किंग के हिसाब से, उनका कहना है फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन टैक्सेस द पैरेलल इकोनॉमी ग्रोज बाय 3% रिलेटिव टू द ग्रोथ इन मेन स्ट्रीम इकोनॉमी। यानी आप इकोनॉमी को धीरे धीरे ब्लैक में पुश कर रहे हैं। तो जो लोग ये पूरे कहानी से बहक जाते हैं उनको ये नहीं पता है कि सामने जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, उन लोग टैक्स भरने के बदले दे विल रादर प्रेफर टू डू एवरीथिंग इन ब्लैक। कच्चे में काम करेंगे, पक्के में काम ही नहीं करेंगे कि भैया Correct. मैं पक्के। और आपको तो पता ही है, आई थिंक देन यू आर अ यंग प्रोफेशनल, जब आपके टाइम में इंदिरा गांधी ने 93% टैक्स लगाया था, Right. तो आप 100 रुपए कमाते थे तो उसमें से 93% तो इंदिरा को देना पड़ता था। Correct. तो अगर वो सिचुएशन होगा तो मैं 100 रुपया क्यों कमाऊं? आज जेन्युइनली इकोनॉमी बढ़ रही है, टैक्स का रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि भैया मैं अगर 100 रुपया दिखाऊंगा 30-35 रुपया टैक्स का कट जाएगा, 65-70 रुपया मेरे हाथ में रहेगा, विच इज गुड इनफ। अगर इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे रॉबिनहुड वाला काम चलेगा कि हम सामने वाले को लूटते ही रहे, तो लोग दिखाएंगे ही नहीं। तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनेगी? और सबसे बड़ी चीज है, ब्लैक की इकोनॉमी 10% से 50% होने में 10 साल लगे, लेकिन वो 10 साल वो उसको वापस 50% से 10% पे लाने के लिए 20 साल लग जाते हैं। इट इज मोर देन डबल। सो इट इज नॉट वेरी इजी टू देन मेन स्ट्रीम द इकोनॉमी। ये लोगों को समझ में नहीं आता है। और इतना जब उन्होंने टैक्स लिया, कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस को एक ही पूछना चाहिए, तुमने 97% टैक्स लिया, 93% टैक्स लिया इंदिरा के टाइम में, उसके बाद में देश का कौन सा विकास किया, कौन सी गरीबी हटाई ऑन द इमोशनल प्लान? और राजीव गांधी ने खुद नहीं कहा जो पैसा आता है 100 रुपया दिल्ली से निकलता है तो आपको तो 15 पैसा ही मिलता है, 85 पैसा तो हमारे जेब में रहता है। तो भैया आप अगर हमसे आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कैसे होने वाला है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि अगर राहुल गांधी की इतनी मंशा है कि भैया सब लोगों को ये करे, बड़ा कर दे, रिच कर दे, तो आप 1351 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड में कांग्रेस के पास आया है। 1351 करोड़। ब्लैक मनी तो कांग्रेस के पास कितना है वो हमें पता नहीं, लेकिन जो भी 350 करोड़ रुपया तो एक ही जगह से पकड़ा गया था, झारखंड में से। अगर वो ऐड करे, उसमें से 50 करोड़ ऐड करे तो 1400 करोड़ रुपया उनके पास आता है। 140 की पॉपुलेशन है, सबको 10-10 करोड़ दे दो, सब लोग करोड़पति हो गए। और लोगों ने कुछ नहीं करना है, वो 10 करोड़ रुपया उन लोग आरबीआई के टैक्स फ्री बॉन्ड में डाल दे तो भी महीने का 5 लाख रुपया मिलेगा, लोग आराम से रह सकते हैं। कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी पैसा है अभी दे दो ना। आप इलेक्ट होने तक की बात क्या कर रहे हो? अभी दे रहा हूं मैं आपको पैसा, बाद में आप इलेक्ट होके बाद में आप डिसाइड करो आप हमें वोट देना चाहते हो कि नहीं। व्हाई आरंट दे डूइंग दैट? बिकॉज देयर इंटेंट इज दैट दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस तरह की पॉलिटिक्स खेलनी है। और सबसे बड़ी चीज है, उन्होंने जिस तरह से बात करी कि राहुल गांधी ने खुद ने बोला है कि हम वो मुसलमानों को देंगे, हम माइनॉरिटीज में भी मुसलमान को देंगे, और सब क्या एक्सरे करके हम बाद में क्रांति लाएंगे। क्रांति लाएंगे यानी क्या? तो मार्क्सिस्ट आइडिया विच इज टोटल Right. यूटोपिया एंड इफ आई कैन से इट इज अ वेरी थियोरिटिकल लैब कंस्ट्रक्ट के जहां हम लोग हमारे ही वेरिएबल्स पे थॉट प्रोसेस चलाते हैं। सामने एक ओपन मार्केट में किस तरह से काम चलता है उसका कुछ सोच ही नहीं है राहुल गांधी को। इस तरह से नहीं चलता इकोनॉमी।
मार्क्सिस्ट आइडिया क्रांतिकारी लाएंगे, सबका पैसा निकाल लेंगे, गरीबों में बांटेंगे, थोड़ी ना हुआ है। शो मी वन स्टेट, विभूति जी, यू आर स्टेइंग इन यूएस, यू आर अ बैंकर, शो मी वन सिटी, वन स्टेट, वन काउंटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड जहां मार्क्सिस्ट आइडिया सक्सेसफुल हुआ है, जहां रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अमीरों से जमीन, खेती, जायदाद सब कुछ लेने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ और बाद में लोग सुखी से रहे और अच्छे से रहे और बढ़त हुई है, वो डेवलपमेंट हुआ है। शो मी वन विलेज, शहर छोड़ दो, एक गांव नहीं है उनके पास एज अ मॉडल केस स्टडी कि देखो हम ये करके दिखाते हैं। बंगाल में उन्होंने लैंड ले ली अमीरों की, क्या हुआ? क्या हुआ? आज वहां गरीबी है, लोग बेचारे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक सब जगह काम करने जाते हैं। नॉट ओनली द अनएजुकेटेड, इवन द एजुकेटेड वंस। व्हाट डज दैट इंडिकेट? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए कम्युनिस्ट फिलॉसफी, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी कहीं भी सफल नहीं हुई है एज एन इकोनॉमिक टूल। नेवर, इट हैज नॉट सक्सीडेड। एंड आपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली की बात की थी, उसको हम पढ़ते थे। अब जब गोखले इंस्टीट्यूट में जब हम मास्टर्स कर रहे थे तो उन दिनों हम पढ़ते थे उसको। वो बिल्कुल ही लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड पीरियोडिकल है। तो लेकिन बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो है मार्क्सिस्ट फिलॉसफी जो है ना, बड़ा रोमांटिक सा होता है कि अगर आप 80-20 का जो मुद्दा होता है, जो हम कहते हैं कि 20% पीपल वर्क फॉर 80%, वो हर वक्त लागू होता है। तो 80% लोग जो है वो 20% लोगों पे निर्भर हैं अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए। एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, 5,000 को एम्प्लॉयमेंट देता है, राइट? तो ये 5,000 उस एक पे निर्भर हैं। अगर आज मुकेश अंबानी और इंडस्ट्रियलिस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो भी वेदर इट इज व्हाट इज कॉल्ड वेदर इट इज एनी इन एंटरप्राइज, एनी बिजनेस, एक आदमी बिजनेस शुरू करता है, 5 लोग उस पर निर्भर होते हैं, 10 लोग निर्भर होते हैं। इस बात को लेकर के रोमांटिसाइज होता है। आपने कहा ना कि हम 8,500 रुपया दे देंगे, तुम घर बैठो। ये अगेन सोशलिस्ट आइडिया है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बराक ओबामा ने यहाँ पे कहा था कि वी शुड हैव बेसिक मिनिमम इनकम। आपने सुना होगा इसके बारे में। बेसिक इनकम मतलब क्या है कि तुम निखट्टू बने रहो, बैठो बीच पे जाकर के सुट्टा मारो और तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, हम स्टेट की तरफ से तुम्हें सब कुछ दे देंगे। वही आजकल यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स को मिल रहा है। यहाँ तक कि इलीगल इमिग्रेंट्स न्यूयॉर्क में उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमें 5 स्टार होटल में भी रहना है, हमें रेफ्यूजी कैंप में नहीं रहना है, जिसके कि हालात बहुत अच्छे हैं। इतने लोगों ने पैसे कमाए हैं यहाँ पे, आपको विश्वास नहीं होगा, वो टेंट के नाम पे फलाना चिलाना करके। लेकिन मैं एक और बात पे आता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही थी उस पहले कि इंडिया का ट्रांजिशन हो रहा है 214 से लेकर के अभी तक। इंडिया का ट्रांजिशन हो रहा है टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी। इनके 60 साल के रूल में प्रॉस्पेरिटी नहीं आई थी भारत में। गरीबी हटाओ नहीं हुई थी, यहाँ गरीबी ही थी। और ये फिर अब वो गरीबी के नाम पे अपने आप को फिर अमीर बनाना चाहते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि इलेक्शन का टाइम है, लेकिन आम जनता को कैसे समझ में आएगी ये बात कि ये राहुल गांधी, इसकी पार्टी जो है हमें धोखा दे रही है। दिस इज प्लेन एंड सिंपल धोखा। यहाँ पे हमें आंकड़ों में भी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात को जो है कैसे समझाया जाए उनको कि ये जब वोटिंग करने जाएं तो कुछ ये सोचें कि भैया ये तो अपने को ही उल्लू बना रहा है। सी इसमें दो जो चीजें आपने उबर वाले ड्राइवर को कहा था। सी इसमें दो चीजें हैं। एक तो वो उबर ड्राइवर केम फ्रॉम अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। यस, वो सोचने समझने के लिए कोई रेडी नहीं है। उसको अगर गाड़ी भी मुद्रा योजना पे मिली होगी तो भी वो गाली ही देगा। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। 40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। 80 करोड़ लोगों को फ्री का धान मिला है, दाल मिली है, तेल मिला है। यानी 80 करोड़ लोगों को एक्चुअली कुछ काम करने की जरूरत नहीं, यानी सिर्फ सब्जी और नमक और उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो आज, और ये तो आई थिंक इट इज़ अ वर्ल्ड बैंक और यूएन रिपोर्ट के 40 करोड़ लोगों को तो गरीबी, एब्स्ट्रैक्ट गरीबी से बाहर निकाला है ये गवर्नमेंट ने। और वो कैसे हुआ है? टैक्स तो मोदी की सरकार भी लगा रही है। रीडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होना चाहिए?
कि अगर मैं 1 करोड़ कमाता हूँ तो मैं 1 करोड़ के हिसाब से टैक्स भरूँ। आप कोई और 25 लाख कमाता है तो 25 लाख के हिसाब से करें, और आप अगर 100 करोड़ कमाते हैं तो आप 100 करोड़ के हिसाब से टैक्स भरें। और हो रहा है। आज मुझे जो सरचार्ज लग रहा है और अंबानी को जो सरचार्ज लग रहा है, अंबानी इज पेइंग द हाईएस्ट सरचार्ज ऑफ 42%। मैं काफी कम पे करता हूँ उससे सरचार्ज। लेकिन सरचार्ज क्या है? सरचार्ज इज द टैक्स ऑन द टैक्स दैट आई एम पेइंग अगेन, so that government gets more money and they are able to then in turn redistribute it by giving it away to poor in form of one or the other benefit. तो लोगों को ये समझना है, और आई थिंक सी कॉमन मैन ऑन द ग्राउंड अंडरस्टैंड्स। लाभार्थी है जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला है, जिसे आयुष्मान भारत में 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है, जिसे नमो जेनरिक मेडिसिन में उसको प्राइम मिनिस्टर्स जेनरिक मेडिसिन में उसको 70 to 85% सस्ते में मेडिसिन मिली है, जिसको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का आधान मिला है, 40 करोड़ लोग जो गरीबी के बाहर आए हैं, इतने जो जॉब्स जनरेट हुए। इमेजिन यूपी में एक ज़माने में जॉब्स नहीं था, सिर्फ अंडरवर्ल्ड था। आज वहाँ इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हो गया। सबसे बड़ी चीज़ सी, राइट। मुझे राहुल गांधी के पॉलिटिक्स में क्या है, ही वांट्स द कंट्री टू रिमेन पुअर। उसको देश गरीब रहे, उसमें चाहिए कि आप कुछ मत करो, आपको 8,500 मिलेंगे, आप निठाले बन के रहो और पैसे लेते रहो। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, मैं भी 1 लाख रुपया दूंगा लेकिन मैं 1 करोड़ लखपति दीदी क्रिएट करूंगा। सो राहुल गांधी बोलता है कद्दू छोटा ही रहने दो, वो छोटे कद्दू को हम गरीबी के साथ रहेंगे। जो महात्मा गांधी का भी आइडिया था कि सब गरीब रहो क्योंकि देश गरीब है। नरेंद्र मोदी इज क्रिएटिंग एस्पिरेशनल क्लास के हम काम करेंगे। आज यूपी के 80 डिस्ट्रिक्ट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में 20,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट्स हुआ है। नंबर नहीं है कितने जॉब्स क्रिएट हुए, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट्स इज नॉट अ स्मॉल थिंग फॉर अ स्टेट लाइक यूपी। तो उसने उतने जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए, उतने एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज। पहले जो 1 रोटी खाता था, अब उसके पास प्लेट में 4 रोटी है, तो 4 रोटी बांट भी सकता है। एक ही रोटी हो, वो भी बासी हो, उसके ऊपर फंगस लग गया हो, और वो आप बांटते जाए, उसके बदले 4 फ्रेश रोटी को आप बांटो ना। तो नरेंद्र मोदी इज टॉकिंग अबाउट एस्पिरेशन एंड राहुल गांधी इज टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रॉइंग द एस्पिरेशन ऑफ द कंट्री। नरेंद्र मोदी सेइंग यू बिकम अ लखपति, आई विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। और राहुल गांधी बोलता है आप कुछ मत करो, मैं भी अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट करूंगा, तुम भी अपॉर्चुनिटीज मत क्रिएट करो अपने लिए। दैट डजंट वर्क। इनका तो लगता है कि विचार ही है गरीबी रखो, गरीबी हटाओ एग्जैक्टली, नहीं, गरीबी रखो, गरीबों गरीबी को रखो। रखो। यही यू उनका सेड इट, मुद्दा है ना? यू सेड इट, यस। क्या, गरीब ही रहो। एक बात और भी सोचने वाली बात है, लाइक जैसे इंदिरा गांधी के समय जब नेहरू का डेथ हुआ था, आई विल अर्ज, दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जयपुर डायलॉग की वेबसाइट पे जाके श्रुति दासगुप्ता की आर्टिकल पढ़ें। हमें तो ये चीजें पता थी क्योंकि मैं भारत में था, मैंने तो बैंकों का 1969 में नेशनलाइजेशन होते हुए देखा है, प्रिवी पर्स जाते हुए देखा है, इंदिरा गांधी किस तरह से विंडिक्टिव काम करती थी वो देखा है मैंने। और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने की वजह से बहुत सी चीजें बहुत गूढ़ता से देखा है। बैंकर, कॉर्पोरेट बैंकर होने की वजह से हमने खेल देखा है। मैं उसका बयान अभी नहीं कर सकता हूँ, ना अभी करूंगा, लेकिन कभी करूंगा जरूर, अपनी छोटी सी ऑटोबायोग्राफी लिख करके, कि किस तरह से देश को बर्बाद किया है कांग्रेस पार्टी ने। इस बात को आपको जाके देखना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा। मेरी बात मत मानिए, लेकिन आप बात मानिए उन चीजों की, जैसे सुमित जी ने कहा, सच्चाई। पैरेलल इकोनॉमी की बात की उन्होंने। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड सम मोर टाइम ऑन दैट। 90% आप सोचिए जरा भाई साहब, देखने वालों, अगर आपको 90% अगर आप टैक्स देंगे तो इतना निश्चित है कि ब्लैक इकोनॉमी में ही जाएगा पैसा। आप अपनी इनकम सबड्यू करेंगे, कम दिखाएंगे, और चूंकि आप टैक्स कम दें, उसका उसका कारण ये होगा, देन कैश इकोनॉमी बनेगी, सब अंडरहैंड डीलिंग होगी। 2014 में जब मोदी जी आए थे, जब उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया था, तो उसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान पे हुआ था, कि उस सारे का सारे, आप देखिए इस बात को, सारा का सारा पाकिस्तान इकोनॉमी ब्रस्ट हो गया। डीमोनेटाइजेशन इंडिया में हुआ, उनकी जो नोट प्रिंटिंग मशीन थी जिसको चिदम्बरम ने दिया था बड़े गर्व से, सब जानते हैं इस बात को। तो सुमित जी एक बात बताइए इसमें, कि नेहरू खानदान ने जिस तरह से इनहेरिटेंस टैक्स, स्टेट ड्यूटी हटाया था अपने ही फायदे के लिए, तो उनका बड़ा घातक असर है लोगों पे।
कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए उस पे कि किस तरह से उन्होंने सारा कुछ किया था। आप जब बता रहे थे ना मुझे आर्टिकलशिप टाइम, मैंने अर्ली 90s में, मिड 90s में आर्टिकलशिप हमारा सीए के ट्रेनिंग चालू की थी। तो और जैसे दिल्ली में सदर बाज़ार, पहाड़गंज जैसा एरिया है जहाँ बनियों के बिजनेसेस होते हैं, यहाँ भी ऐसे एरियाज है बॉम्बे में। और हम लोगों को सिखाया गया था क्लाइंट को फ़ोन करके पहले पूछना है कि कितना टैक्स भरना है। आपका टैक्स कितना नहीं, आपको टैक्स कितना भरना है, बाद में हम रिवर्स वर्किंग कर लेंगे। That's right. और उसमें हम लोगों को 2-3 साल का टैक्स का स्टेटमेंट हमारे सामने रिटर्न्स रहते थे, तो हम लोगों को बोल दिया जाता था 15-20-25% इंक्रीज कर देना, उससे ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ाना है। तो मैंने किसी को फ़ोन किया, अब मैं 2 उदाहरण दूंगा एंड यू विल सी हाउ द थिंग्स वर वर्किंग। एंड अगर राहुल गांधी जीत जाता है तो क्या होता है, दिस फॉर द मिडिल क्लास एंड द एस्पिरेशनल मिडिल क्लास। पहला एक क्लाइंट था, 70 फाइल्स इन वन फैमिली। तो मैंने बोला टैक्स कितना भरना है, 100 रुपया भर दो ना। 100 रुपये में तब 3 प्लेट बिरयानी आती थी, वेज बिरयानी। मैंने बोला लास्ट ईयर तो आपने 250 भरा था, ठीक है तो 255 भर दो। तो फाइनली 300 पे सेटलमेंट हुआ। मुझे अभी भी याद है 300 रुपये का हम लोग ने, यानी देन हम लोग ने रिवर्स वर्किंग कर दिया। तो अगर राहुल गांधी समझते हैं कि वो टैक्स अगर बढ़ाएंगे और तो हमसे निकलवाएंगे टैक्स, तो हम लोग के पास तो रिवर्स वर्किंग का पूरा फॉर्मूला 20 साल 25 साल पुराना पड़ा है। और आई एम अ यंगर वन, जो मेरे बॉसेस थे उनके पास तो दूसरे 25-30 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरा एक अमेरिका से बंदा आया था, आईआईटी इंजीनियर, एमआईटी से मास्टर्स किया, हार्वर्ड में काम किया, इंडिया में आया। अब ये जो होता है ना, ये जब इस तरह के टैक्सेस आते हैं तो टैक्स में गवर्नमेंट को और पॉलिटिशियन को इंटरेस्ट नहीं होता है, उसको एक्सटॉर्शन में इंटरेस्ट होता है, करप्शन में इंटरेस्ट होता है, और उसके बाद में पोस्टिंग का एक मार्केट बन जाता है। कांग्रेस के टाइम में आई रिमेम्बर मेरे आंटी हॉस्पिटलाइज थे और बाजू के बेड में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मम्मी हॉस्पिटलाइज थी। तो हम लोग दोनों वही बात कर रहे थे, तो उसने बताया सो एंड सो डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का सो एंड सो प्लेस से बम्बई में ट्रांसफर हुआ है, उसने 200 करोड़ रुपए दिए। क्यों? क्योंकि ये दूसरा केस, यानी ही इज नॉट डूइंग इट। इवन राहुल गांधी ये नहीं कर रहा है कि इनहेरिटेंस टैक्स या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से पैसा कलेक्ट करके एक्चुअली गरीबों के हाथ में दे। उसको पता है कि लोग इस तरह से टैक्स नहीं भरेंगे, तो जो जेन्युइन टैक्स पेयर है और जो नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर है उसके पास से वो करप्शन का पैसा, उसके पास स्क्रूटिनी जाएगी, नोटिस जाएगी, और पैसा लेके वो खुद के जेब भरेंगे। सो करप्शन इकोनॉमी बढ़ाने का काम राहुल गांधी कर रहा है। और दूसरी चीज, इसमें कितना आया, अब प्रधानमंत्री जी ने तो बोल दिया कि क्यों इनहेरिटेंस टैक्स बंद किया राजीव गांधी ने, क्योंकि खुद इनहेरिट करना था प्रॉपर्टी। लेकिन 1985 में टोटल इनहेरिटेंस टैक्स रेवेन्यू वाज ओनली 20 करोड़, 20 करोड़, और तब पूरा देश का बजट 20,000 करोड़ के आसपास का था। 20,000 करोड़ से कम था थोड़ा। 83-84 में, 82-83 में 13 करोड़ रुपए का इनहेरिटेंस टैक्स का कलेक्शन था। उसके सामने टोटल टैक्स रेवेन्यू 12,000 करोड़ थी, यानी 0.1% का कलेक्शन था। व्हाट डज इट मेक सेंस? अब मैं दूसरा बोलता हूँ, नेहरू ने इनहेरिटेंस टैक्स आया तो लोगों ने जुगाड़ पहले ही कर लिया, गिफ्ट कर दी प्रॉपर्टी, मरने के बाद पैसा देना पड़े उसके बदले जीते जी मैं अपना प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दूंगा। तो 1958 में नेहरू तब प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर भी था, यानी ही वाज लाइक द राजा बाबू ऑफ दोस टाइम्स, कि वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, और गॉड नोज व्हाट ऑल थे। उसने गिफ्ट टैक्स लेके आए। राजीव गांधी ने गिफ्ट टैक्स निकाला नहीं, उसने सिर्फ क्या निकाला, तो इनहेरिटेंस टैक्स, क्योंकि खुद ने इनहेरिट करना था इंदिरा का प्रॉपर्टी। लेकिन 1998 में वाजपेयी जी ने जब गिफ्ट टैक्स अबॉलिश किया, गिफ्ट टैक्स का टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ था। 10 करोड़ ऑन अ बेस टैक्स, टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ नियरली मोर देन 1 लाख करोड़, मोर देन 1 लाख करोड़। और उसमें सिर्फ 10 करोड़ रुपए का टैक्स था, व्हाट, गिफ्ट टैक्स। और तब वही साल में वेल्थ टैक्स 130 करोड़ रुपया था, जो बाद में अरुण जेटली जी जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने वेल्थ टैक्स भी कम निकाल दिया। व्हाट इज दिस? ये सब जो टैक्सेस है, दीज आर ओनली डन टू हरास पीपल, create avenues to extort money, collect bribes, and allow people to violate the laws. This is not honest.
मैं पहली बार इनकम टैक्स ऑफिस में 95 में पैर रखा था। मुझे रिफंड लेके आने के लिए कहा था और मुझे बोला था मेरे बॉस ने 10% ऑफ द रिफंड मनी इज द ब्राइब विच हैज टू बी पेड, उससे ज़्यादा पे मत करना। मोदी जी आए तो ऑटोमेटेड डिजिटल रिफंड्स चालू हो गए। मुझे तो सबसे पहले बुरा लगा इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए। पहले तो उन लोग 10% कमाते थे रिफंड में, अब बेचारों की क्या हालत हो गई, इतने रिफंड तो ऐसे ही जा रहे हैं, उनके हाथ में कंट्रोल भी नहीं है। सो द थिंग इज व्हेन वी आर क्लीनिंग अप द सिस्टम, व्हेन वी आर रिफॉर्मिंग द सिस्टम, इस तरह के रिग्रेसिव आइडियाज जो राहुल गांधी ला रहे हैं, इससे और नुकसान होने वाला है देश का। जो मिडिल क्लास आज प्यार से पैसा दे रहा है टैक्स का, क्योंकि उसको पता है सामने रोड बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, एक उसके मन में ये भी है चलो मेरे पैसे से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, विच इज ऑल्सो थिंग दैट हैज टू बी डिबेटेड कि मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला है, लेकिन मिडिल क्लास में एक सेटिस्फेक्शन है कि देश का भला हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, उसमें मेरा छोटा मोटा योगदान है। लेकिन राहुल गांधी जैसे लोग आएंगे तो रास्ते बने हैं ना जो आज 70-75 हज़ार किलोमीटर के, वो तो बर्बाद हो जाएंगे। उसके सामने 2G 3G 5G जैसे स्कैम आ जाएंगे, कोल जी जैसे स्कैम आ जाएंगे, CWG जैसे स्कैम हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी को लोगों ने एक ही बोलना चाहिए, भैया आपके पास 1351 करोड़ है, आप 709 करोड़ दे दो, बाकी का पैसा खुद के पास रख लो, हम लोग खुश हो जाएंगे। हमको मोदी जी से भी कुछ नहीं चाहिए, आगे हम लोगों को फ्री का दान भी नहीं चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना भी नहीं चाहिए। 4.5 लाख हर महीने ब्याज का मिलता होगा टैक्स फ्री फ्रॉम रिजर्व बैंक, तो हमें और क्या चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा है। ये तो राहुल गांधी जो है ये तो खुद ही घुसपैठिया है, मैं तो उसको खुद ही घुसपैठिया मानता हूँ। क्योंकि देखिए इस परिवार को लोग एक हवा की तरह से मानते हैं, आरती उतारते हैं, लेकिन इनकी असलियत बहुत ही घिनौनी है साहब। एग्जैक्टली। आज की तारीख में हम सब जानते हैं कि ये कितना प्लान करके सब कुछ करते रहे हैं, और हम सीधे साधे भोले भाले इनकी इनकी सुंदर सफेद चमड़ी देख करके हम इन पे मुग्ध रहते हैं। ओ गांधी है गांधी। लेकिन ये बात पब्लिक को समझना चाहिए कि मोहनदास करमचंद गांधी ने सरदार पटेल को 14-1 बहुमत के होने के बावजूद अनशन करके, जिद करके, हट करके नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया। वो सबसे पहला ईवीएम हैकिंग वहां हुआ था। एग्जैक्टली आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा, किस तरह से इंदिरा फिरोज खान गांधी, उन्होंने गांधी नाम अपनाया सोच विचार के। यहां तक कि रॉबर्ट वद्रा का बेटे का नाम भी रेहान गांधी बना रहे हैं। सोचिए कि ये कितना खतरनाक दिमाग है, हम और आप आम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। और ये जो है, जो मोदी जो प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, वो तो करप्शन के खिलाफ उनका मैंडेट था, बिल्कुल करप्शन। ये वापस करप्शन लाना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये ट्रांसफर और पोस्टिंग का चक्कर है। अब अरविंद केजरीवाल भी दुखी होगा, 10% उसका भी बंद हो गया। तो वो फोन तोड़ता है अपना, 200 फोन तोड़ दिए उसने, आईफोन तोड़ दिए। तो ये देखिए, ये दर्शकों को ये समझना पड़ेगा, भारत की जनता को ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका से तुलना मत करिए। अमेरिका में 90% ऑफ द इकोनॉमी इज इन प्राइवेट सेक्टर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंट्री है, जो मैंने आके देखा, समझा और समझने की कोशिश की। 90% इकोनॉमी जो है प्राइवेट सेक्टर में है। यहाँ पे इसलिए सरकार का काम है रोड बनाना, डिफेंस का जो टैक्स कलेक्शन होता है, टैक्स तो कलेक्शन होता है, लेकिन जो हाईवे जो देखते हैं अमेरिका में, डिफेंस इंडस्ट्री इतनी प्रॉस्परस है, तो गवर्नमेंट वहां इन्वेस्ट करती है, तो उसका एक पर्पस है वहां पे। तो लोग जब टैक्स भरते हैं तो उसके बदले में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। भारत में वो नहीं होता था, क्योंकि जैसे सुमित जी ने बताया, टैक्स कलेक्शन बहुत ही छोटा था, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं उसमें आप, करेक्ट। लेकिन एक और बात बताइए इसमें, दैट ब्लैक इकोनॉमी जो होती है, जो इसके बारे में हम, देयर इज अ रीजन व्हाई इंडिया का ब्लैक मनी इंडियन इकोनॉमी का काला पैसा वाज नोन एज अ पैरेलल इकोनॉमी। आपने इसके बारे में बताया भी है, वी विल टॉक अबाउट इट मोर। लेकिन इसको मैं बार बार इसी बात पे आऊंगा कि जनता बेवकूफ कैसे बनती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू आस्क।
ये बिकॉज आफ्टर ऑल जैसे ओबामा ने और क्लिंटन ने समझ लिया था कि बिटवीन वॉरेन बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट, उनके पास भी एक ही वोट है, तो 80% वोट उनके पास है, तो उनको प्रलोभन दो, लालच दो, उनके वोट से जीतो और उनके पैसे को त्रस्त करो। करेक्ट? इस खेल को कैसे समझा जाए जो कि आम जनता इस बात को समझे? सुमित जी। आई थिंक पहले है कि अब लोग समझने लगे, क्योंकि अब एक तो है कि इंफॉर्मेशन इज इजीली अवेलेबल, इंटरप्रिटेशन इज इजीली अवेलेबल। सोशल मीडिया के कारण लोग आपके व्यूज़ मेरे व्यूज़ पढ़ते हैं। आई एम नॉट सेइंग वी आर अलोन, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु गिव द व्यूज़। रादर मैं बोलूँ कि आज जो वेल्थ क्रिएट हुआ है, इनइक्वलिटी रहने वाला है। आज अमेरिका में भी एक बंदा होगा जो वर्कर होगा, जैनिटर होगा, और वहाँ भी बिल गेट्स और वॉरेन बफे है, तो करोड़पति अरबपति होंगे और उसके सामने एक कॉमन मैन भी होगा। लेकिन इंडिया का कैरेक्टर हैज चेंज्ड। 1991 में जब रिफॉर्म्स चालू है, उसके पहले इंदिरा के टाइम में गरीबी ही थी, वी वर एब्सोल्यूट गरीबी रेखा में थे, के नीचे थे। आज बैंगलोर में आईटी एम्प्लॉयज इन द एज ऑफ लेट 30s अर्ली 40s ने 5-5 करोड़ के फ्लैट खरीद के रखे हैं। दे हैव बिल्ट दैट काइंड ऑफ वेल्थ। जो वहाँ ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स आ रहे हैं फॉरेन कम बैंक्स के, जो बड़ी मल्टीनेशनल्स के जीसीसीज आ रहे हैं, वहाँ जिस तरह के सैलरी पे उन्हें हायर किया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट और जिस तरह से ले रहे हैं, आज उनको पता है कि भैया मेरे पास पैसा है और आई हैव टू प्रोटेक्ट इट। पहले आज से 35 साल 40 साल पहले जब आप स्टूडेंट थे, व्हेन यू आर अ यंग प्रोफेशनल, तब इस तरह का पैसा इंडिया में नहीं था। आज इस नहीं तरह था। का पैसा इंडिया में, आज तब आप इंडिया में बैंकर्स क्या पैसा बनाते थे, आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट बैंकर का साल का करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का तो बोनस होता है। एक अच्छी डील क्लिक कर डाली, हो गया, लाइफ टाइम का बोनस बन जाता है। तो आज वेल्थ क्रिएट हुआ है, मिडिल क्लास हैज मूव्ड अप द वैल्यू चेन। जो पहले लोअर मिडिल क्लास था, आज उन लोग ने करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के बोनसेस कमाए, एंड दैट टू बाय हार्ड वर्क। इट इज नॉट लाइक राहुल गांधी के जस्ट बिकॉज ऑफ द गांधी सरनेम उसको पैसे मिले हो। जैसे प्रियंका गांधी को पैसे मिले थे एम एफ हुसैन का पेंटिंग बेच के, राणा कपूर को बेचा था उसने पेंटिंग, तो वैसे नहीं बना है, मेहनत करके बना है। तो उन लोग को भी आज डर लग रहा है कि ये क्या होगा, ये वेल्थ, मेरी वेल्थ चली जाएगी। सो मिडिल क्लास इज एब्सोल्युटली नॉट इन एग्रीमेंट एक्सेप्ट इफ दे आर आइडियोलॉजिकली लेफ्टिस्ट। और गरीबों को एक ही समझ में आना चाहिए कि भैया वो जब बोलेगा कि एक शेर ने भेड़ को बोला, भेड़ के झुंड को, कि मैं सबको एक स्वेटर दूंगा, सब लोग खुश हो गए, अब स्वेटर मिलेगी। सिर्फ एक ही भेड़ ने पूछा कि भैया आप स्वेटर के लिए ऊन कहाँ से लाओगे? तो सबसे पहली बात है, लोगों ने पूछना चाहिए आप खुद के जेब से दोगे या आप मेरे पास से टैक्स लेके वही एग्जैक्टली। पैसा मेरे पास दोगे? अगर इतना सिर्फ उनके पास आ जाए ना क्लैरिटी गरीबों के पास, तो वो बहकेंगे भी नहीं। लेकिन दिस इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द होल थिंग। उसने ऑल्सो कास्ट सेंसस की बात की है, राइट यानी दिस इज अबाउट द ब्रिटिश आइडिया ऑफ डिवाइड एंड रूल। राइट। कास्ट की बात करो, कास्ट को यानी एक समाज को दूसरे समाज के सामने भिड़ाओ, ब्राह्मणों को गाली दो, सवर्णों को गाली दो, एंटरप्रेन्योर्स को चोर बोलो। आज एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में जो बने हैं, जो बिजनेस स्टार्टअप्स हुए हैं, हमारे यहाँ इतने यूनिकॉर्न है, कितने लोगों को वहाँ नौकरियां मिली है, कितने लोगों को ईसॉप्स मिले हैं, कितनों को ज्वाइनिंग बोनस मिला है, कितना एफडीआई इंडिया में आया है उससे, कितने लोगों को सैलरी अपग्रेडेशन हुआ है, वो सब देख नहीं रहा है राहुल गांधी। और ये उनको गरीबों को समझना पड़ेगा कि सिर्फ उनके पास पैसा आएगा ऐसे नहीं होगा। आज अगर मेरे पास 2 करोड़ का बोनस आता है डील क्लोजर के बाद, इफ आई एम वर्किंग विद अ बिग इन्वेस्टमेंट बैंक, तो मैं गाड़ी में एक ड्राइवर रखना प्रेफर करूंगा। गाड़ी में ड्राइवर रखना प्रेफर करूंगा तो किसी को 20,000 की नौकरी मिलेगी, 25,000 की नौकरी मिलेगी। तो लोगों को पता चलना चाहिए कि मुझे भी बोनस मिलने के लिए द बिजनेसमैन हैज टू डू वेल, तो वो डील्स करेगा तो मुझे भी मेरी डील क्लोज हो गया और मुझे बोनसेस मिलेंगे। तो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि सबने पैसा बनाना है। कोई एक सेक्शन को मार डालोगे, और वो भी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मार डालोगे, नीचे सब खत्म हो जाएगा। ये गरीब लोगों को जिस दिन समझ में आ गया, वो ये राहुल गांधी के बहकावे में नहीं आएंगे। बहकावे में नहीं आएंगे। आपने टेक्नोलॉजी की बात की, कम्युनिकेशन की बात की, तो अब जो है लोगों को पता भी चलने लगा है। अब सबके पास ये है, सब सबके पास फोन है, सब समझते हैं। तो
एक बात और पूछनी थी मुझे। आपने कहा था कि ये जो है राहुल गांधी जिस बेशर्मी से वो इतनी बात कर भी लेता है, जिस बेशर्मी से वो मोदी जी को ओपनली गाली देते हैं और झूठा इल्जाम लगाते हैं, तो ये टैक्सेशन का जो चक्कर जो लगाया है उन्होंने, उनको ये पता है कि आधी जनता, जैसे अरविंद केजरीवाल ने उनको उल्लू का पट्टा बनाया था, ये भी वही तरीका अपना रहे हैं, फ्री। यहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी भी वही कर रही है। तो ये जो है लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट का जो कब्जा है, जो यहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी और इंडिया की कांग्रेस पार्टी में बहुत समानता है। ये मैं देखता हूँ, इस हिसाब से बहुत समानता है। वो वही करते हैं जो इनकी मिली भगत है, क्योंकि शायद जॉर्ज सोरोस दोनों को एडवाइस देता है, लेफ्ट एंड राइट के बारे में। तो what is your take on that last point that you made, that how will that गरीब समझे इस बात को कि अगर आर्थिक अवस्था बढ़ानी है तो काम करना पड़ेगा? How will that happen? मोदी जी has done it. भैया एक बात बता दूं मैं आपको कि 1991 अप्रैल जब मैं यहाँ आया था, तो इंडिया की एक्सचेंज रिजर्व थी $1 बिलियन। आज $600 बिलियन से ज्यादा है, राइट? और इसका बहुत बड़ा हिस्सा आया है 2014 के बाद। जेपी मॉर्गन के डायमंड ने भी कहा हुआ है ओपनली कि यस, मोदी हैज डन अ ग्रेट जॉब फॉर इंडिया, we need to take some tough decisions ourselves in America like that. But will aam janta know that? That's my question to you. See, एक सेक्शन को तो समझ में आ गया है, क्योंकि वो दिखाई देता है जिस तरह से लोग बात करते हैं, दिखाई देता है लोगों को। ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए राहुल गांधी साइमल्टेनियसली कास्ट कार्ड प्ले कर रहा है। यानी अगर एक पर्टिकुलर समाज के हिस्से को, एक जाति के लोगों को सब कुछ मिला होगा, तो भी उसके मन में जहर डाल के दूसरे वर्ग के सामने खड़ा करके उसको बोला जाता है कि भैया देखो। और एक्चुअली तो रिस्क है, क्योंकि कर्नाटका में तो फ्री भी, और वो भी किया, फ्री बस राइड्स के लिए उन्होंने ये किया, वोट दिया गवर्नमेंट को, फ्री बिजली के लिए दिया। क्या हुआ, बेचारी नेहा की डेड बॉडी देखनी पड़ी हम लोगों को। यानी ऐसा हो गया कि फ्री की बिजली के साथ फ्री की डेड बॉडी भी मिलने लग गई, करेक्ट, 2 लड़कियों की। तो अब हिंदुओं ने भी समझना पड़ेगा कि जाति में बट के एक दूसरे के साथ झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी ऑल गेट बुचर्ड। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। वी विल हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड एक बहुत ही मुद्दे की बात है। मोदी जी ने राम मंदिर फाइनली बनाया। आज राम मंदिर की बात ही नहीं हो रही। अगर मोदी जी ने आज बाबरी मस्जिद बनाई होती ना, उसको वोट मांगने के लिए निकलना नहीं पड़ता। So we are not rooted. मोदी जी will have to communicate, क्योंकि ये मोदी जी को ही बोलना पड़ेगा, मोदी जी को ही लोग सुनेंगे। मिडिल क्लास में तो अवेयरनेस आ गई है। मैं आपको एक इंसिडेंस देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वेरी डियर फ्रेंड, डिमोनेटाइजेशन में हेवी लॉसेस, उसके बाद में जीएसटी आया और हेवी लॉसेस। रोज मोदी जी को गाली देता था। मुझे पता है 31 दिसंबर हम लोग साथ में पार्टी कर रहे थे 2018। मैं बोला अब 2019 में तो इलेक्शन आने वाले हैं, तो अब कांग्रेस को ही वोट देगा ना तू? तो बोला पागल हो गया है क्या, मैं तो मोदी को ही वोट दूंगा। मैं बोला अभी 2 साल से तो तू गालियां दे रहा था, वोट क्यों दे रहा है? तो बोला नहीं नहीं, मोदी फिर भी कुछ काम कर रहा है। हमें नुकसान हुआ है, लेकिन उसने देश के लिए कुछ काम किया है। मेरे धंधे को मुझे कंपल्सरीली वाइट में लाना पड़ा, लेकिन उसने देश के लिए काम किया। ये अवेयरनेस एक सेक्शन में आने लग गई है। उनको जख मार के पैसा देना पड़ रहा है टैक्स का। जो 1.5 लाख का रिटर्न फाइल करता था, आज वो 25-25 लाख का, 30-30 लाख का रिटर्न फाइल कर रहा है। उनको पता है कि देश का काम किया है मोदी जी ने। तो एक सेक्शन को ये पता चल गया है, उसको पता है कि मोदी जी काम कर रहे हैं, मुझे वो आदमी वापस चाहिए। एक सेक्शन को वो कभी समझ में नहीं आएगा, एक सेक्शन को नहीं आएगा वो, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सही बात कही आपने। वो उदाहरण पब्लिक को ये जानना पड़ेगा कि केरला की इकोनॉमी जो कम्युनिस्ट के हाथों में है, वो बैंकरप्ट हो गई है कम्युनिस्ट फिलॉसफी के कारण। कर्नाटका का क्या हाल है आप जानते हैं, ममता के स्टेट का क्या हाल है आप जानते हैं।
गुजरात का क्या हाल पंजाब है आप जानते, पंजाब पंजाब आप का हाल जानते हो। क्या हो गया है अब जानते हैं। तो यहाँ तक कि केरला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई थी कि केंद्र उनकी मदद करे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो ये जो है आप बहुत सही कह रहे हैं सुमित जी कि ये मैसेजिंग जो है ये बाहर जाना पड़ेगा लोगों के पास, चाहे जिस भाषा में भी हो, तमिल, मलयालम, असमीज, बिहारी, मैथिली, भोजपुरी, गुजराती, इन सब भाषाओं में मैसेज को जाना पड़ेगा बाहर। ओके, ये चर्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं मेरे पास पैरेलल इकोनॉमी से लेकर के किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने देश का सर्वनाश किया है अपने समय में, I can write a big volume PhD thesis on that, or based on my own personal things. लेकिन एक बात पूछूंगा, how is the election looking right now? Election is positive. I'll tell you one thing is Ram Mandir is not cutting ice. Ram Mandir is not cutting ice. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. What is really working on the ground is एक तो लोगों को पता चल गया है कि मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं. पहले फेज का मेरे पास जो अंडरस्टैंडिंग है 102 सीट में से हमें कुछ नहीं तो कंजर्वेटिवली 45-50 सीट्स आ रही है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. कंपेयर्ड टू 2019 हमें वो 102 में से सिर्फ 22 सीट आई थी. तो दैट इज अ ह्यूज जंप, 100% प्लस का जंप है. अभी सेकेंड फेज का जो आया है मुझे कहा जा रहा है कि रफली 55 to 60 सीट्स आ रहे हैं. तो अभी दो फेजेस में रफली 200 सीट में से हमें 100 सीट तो आ ही रही है. शायद 400 पार का एक जो नारा दिया मोदी जी ने, दैट इज मोर टू पुट द अपोजिशन ऑन द बैक फुट. एंड अपोजिशन इज ऑल्सो स्टूपिड अपोजिशन. मोदी जी ने जैसे ही 400 पार बोला तो बोला नहीं वो 325 आ सकता है. मैं अगर अपोजिशन होता मैं बोलता 400 पार क्या, 4 नहीं आएगा, सिर्फ अमित शाह और मोदी जीतेंगे, तीसरा आदमी जीत नहीं सकता. लेकिन ये लोगों ने जब सी बिकॉज देयर इज अ वोटर बेस हु सीज के क्या रिएक्शन आ रहा है, तो मोदी जी ने उनकी मुंह से बुला दिया कि 325 350 आ रहे हैं, 400 नहीं आ रहा है. बात खत्म हो गई. दे आर मेंटली नाउ ओनली वर्किंग के भाई मेरे 50 सीट आए. आई वॉज टॉकिंग टू समवन एसोसिएटेड विद द कांग्रेस पार्टी इन माई एरिया. तो बोला भाई कितने सीट आने वाले हैं, 100 400 200? तो बोला 55 सीट आ जाए बहुत है. उनको 55 सीट बहुत है कि वाले वो लोग हमारे साथ इस तरह से बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट थिंग इज इलेक्शंस आर इन प्लेस. दूसरा है कि लोगों को पता है कि किस तरह से बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी में जिस तरह से काडर काम कर रहा है. तीसरी चीज है कि लाभार्थी है, लाभार्थियों को पता है आज अगर मुझे गैस मिला है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एंड मेरे एक आई कैन से फिलोसोफर एंड गाइड एंड सीनियर फ्रेंड, that person took training for 5,000 कार्यकर्ताs of BJP in Gujarat on how to handle the execution of government schemes and trickle it down to the common people. 5,000 लोगों को ट्रेनिंग दी. देवर ऑन द फील्ड फॉर 2 years. ये 2 साल पहले ट्रेनिंग हो गई थी. और गुजरात का मुझे पता है, दूसरे स्टेट्स में भी ऐसा हुआ ही होगा. अभी महाराष्ट्र में जो भी असेंबली ग्राम पंचायत और लोकल बॉडी पोल्स है उसमें भी क्लियरली बीजेपी के लोग जीते हैं. मैंने उसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा था, पांचजन्य में छपा है, राधा ऑर्गेनाइजर में. सो द थिंग इज के एक्चुअली पीपल आर सीइंग दैट वी आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस गवर्नमेंट. सो देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल हु से कि मुझे घर मिला प्रधानमंत्री आवास योजना में, मेरे घर पे बिजली आई, मेरे घर पे ये आया. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. ये मेरे ही गांव की बात है, मेरा नेटिव विलेज. और मेरे चाचा जी के साधु भाई यानी मेरे चाचा जी के साली के हस्बैंड, ही वाज द सरपंच. उसने एक ही कहा कि अगर जब वो इलेक्ट हुआ उसने एक ही चीज कहा कि अगर मैं गांव में हर एक घर में बिजली, टॉयलेट, पीने का पानी ये 3 ना लाओ और गांव के रास्ते बराबर ना कर दो तो मैं तुम्हारे पास मोदी जी के लिए वोट मांगने नहीं आऊंगा. वो जब आया वोट मांगने तो घर के पास आता था, अरे तू घर पे बैठ हम लोग खुद आ जाएंगे, तू घर पे बैठ, तू प्रचार मत कर, हम लोग खुद आ जाएंगे वोट देने. सो पीपल हैव सीन के मोदी गवर्नमेंट राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम इज वर्किंग. कार्यकर्ता को खुद बोलते बेटा तू घर पे बैठ, हम लोग आ जाएंगे वोट देने के लिए, तूने इतना काम किया है. सो आई डोंट सी कि 400 इज अ बिग नंबर. आई डोंट नो वेदर इट विल हैपन और नॉट. लेकिन मेरा जितना सट्टा बाजार में भी बात होता है
335 340 का नंबर तो बहुत, एंड दिस फॉर बीजेपी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अलायंस पार्टनर्स, उतना तो आराम से आ रहा है, 1 रुपए का भाव चल रहा है। Spoken like a true trader. That's it. That's really nice. लेकिन मैं आपके विचार से बिल्कुल सहमत हूँ कि 400 वाली जो बात थी ना, तो आई थिंक वो एक इमोशन में राम मंदिर बनने के कारण जो इमोशनल सरचार्ज हुआ था देश में, जब राम लल्ला की पुनर्स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा आई। मैंने तो कहा था अपने शो में कि राम जी के आने से भारत की प्राण प्रतिष्ठा का पुनर्जन्म हुआ है, स्थापित हुआ है। तो जैसे मैंने अपने शो में बहुत बार लोगों को कहा भी है कि सबसे अच्छी चीज जो मुझे ये दिखाई पड़ी कि राम भगवान वनवास भी गए तो धनुष बाण लेकर के ही गए थे। एग्जैक्टली। अभी आज की तारीख में हर एक हिंदू को, हर एक भारतीय को धनुष बाण उठाना पड़ेगा अपने आप को प्रोटेक्ट और डिफेंड करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये समझूंगा इस बात को कि मोदी जी ने जो पूरा वातावरण परिवर्तन कर दिया वहां पे भारत में इन 10 सालों में, जो सबसे हुआ है, हम चूंकि इंटरनेशनल कंपनियों के साथ काम करते हैं ऑन मूड परिवर्तन, वी कॉल इट अ मूड चेंज, जो एक एम्बिशन, डिजायर कि हम ऐसे होंगे, भारत 5 ट्रिलियन होगा, विश्व का तीसरा होगा, विश्व गुरु बनेगा, ये सब चीजें चर्चा थी ही नहीं कांग्रेस पार्टी के राज में। Exactly, that is the big thing. I forgot one thing. I met an investment banker and they were doing some transactions. तो 2013 में वो लोग मोदी जी को मिले थे बिफोर द इलेक्शन। मोदी जी ने एक चीज़ तब बताई थी कि 2014 तो तब यानी ही वॉज नॉमिनेटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। बोला पहला इलेक्शन लड़ा जाता है टू ऑफर प्रोमिसेस, मैं प्रॉमिस दूंगा पहले इलेक्शन में 2014। 2019 का इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन उनके माइंड में तब था, इज फॉट ऑन द प्रीमाइस के मैंने मेरे कितने प्रॉमिसेस फुलफिल किए। तीसरा इलेक्शन इज फॉट ऑन द प्रीमाइस ऑफ एस्पिरेशंस, दिस इज विश्व गुरु भारत। आज हम लोग वो देख रहे हैं, आज वो क्या बात कर रहे हैं, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। आज वो छोटी मोटी बातें ही नहीं कर रहे। टुडे वी आर अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। आज हम लोग यहाँ बैठ के हमारे एमईए के ऑफिशियल्स यूएस को डांट लगाते हैं, टोंट मारते हैं कि भैया हम देख रहे हैं तुम्हारे यूनिवर्सिटीज में कैसे आप डेमोक्रेसी मैनेज कर रहे हो। आप तो देख ही रहे आपके देश में क्या चल रहा है अभी। पहले यूएस दुनिया का चौधरी बन के घूमता था, आज हम लोग वो चौधरी को सुना रहे हैं। सो देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन। यस। आज जब वो एक ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की जो जर्नलिस्ट को हम लोग ने निकाल दिया तो अमेरिका बोलने को तैयार नहीं है, वो तो इंडिया का मैटर है, हम नहीं बोलेंगे। राइट। वैसे करके अमेरिका चुप बैठ रहा है और हम लोग यहाँ ओपनली निकाल रहे हैं। So what does this show? Now India is an aspirational India. India has global ambitions. ये लोगों के माइंड में इंस्टिल भी मोदी जी ने किया है। G20 जिस तरह से किया विद ह्यूज सक्सेस, एंड ये पहली बार G20 हुआ है। आई वाज वन ऑफ द पीपल हु प्रेजेंटेड अ पेपर एट G20 समिट एंड इट वाज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हिच वाज thereafter circulated. And I talked about not the human rights but the human duties as per भारतीय धर्मशास्त्र। सब लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अमेरिका भी, हम लोग ड्यूटी की बात कर रहे हैं। एंड वी आर अ ड्यूटी सेंट्रिक, ड्यूटी प्रधान, कर्तव्य प्रधान समाज। वी आर नॉट अ डिमांडर ऑफ राइट्स। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोग ने देखा एक एक गांव में, शहर में उसके बारे में एस्पिरेशन क्रिएट हो गए थे। वी आर डूइंग समथिंग बिग, वी आर अराइव्ड ऑन द ग्लोबल स्टेज। दैट इज द अचीवमेंट ऑफ मोदी। बॉम्बे में टैक्सी वाले को पता था G20 हो रहा है, 20 देश के नेता इधर आ रहे हैं। टैक्सी वाला बोलता है भैया ये क्या है, 20 देश के लोग इधर आ रहे हैं, कभी नहीं हुआ है। टैक्सी वाला बोलता है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि G20 के समारोह में मुझे भी एक महाबलीपुरम में मैंने भी उस पर चर्चा की थी, मुझे भी इनवाइट किया गया था। आई ऑल्सो स्पोक देयर, सो गुड टू नो दैट आपने वहां चर्चा की। लेट्स एक्सचेंज द पेपर, बट आई वांट टू से समथिंग व्हाट द जर्मन एम्बेसडर, फॉरेन मिनिस्टर टोल्ड इन इंडिया। ये भारतीयों को जानना पड़ेगा कि G20 का जिस तरह से भारत में पूरा प्रचार हुआ, जिस तरह से भारत में जागरूकता आई, विदेश G20 के मेंबर्स कह रहे थे कि भाई हमें तो पता चला कि ये G20 भी कोई चीज है। हाँ, ये सिर्फ नाम के वास्ते नहीं है, ये तो कोई चीज है। भारत के कोने कोने में लोग इसके बारे में, हमारे बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसको कहते हैं लीडरशिप। लेकिन एक बात कहूंगा मैं आज,
my last point, and then I will give you the last word. The reason why I got delayed in starting this conversation today was I was in conversation with an American friend of mine. I wrote that statement, what he made to me. He said, your country, India, is moving in the direction where we were at one time. And we, unfortunately, are becoming what you were at one time, and we don't want it to be. Exactly. वो जो ग्रेट अमेरिकन ड्रीम हुआ करता था इन हाँ। 60s एंड 70s, जब यहाँ से इंडियंस जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी वो अमेरिका गया एंड दे प्रॉस्पर्ड. Correct. आज देयर इज अ ग्रेट इंडियन ड्रीम और अमेरिका इज बिकमिंग अ बिहार एंड अ बंगाल. Yes, you are right. बिहार मत कहिए, मैं भी बिहार का ही हूँ. सॉरी, लेकिन आई एम गोइंग टू राइट समथिंग ऑन बिहार. बंगाल कह दीजिए, बंगाल कह दीजिए. बंगाल तो व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे बिहार थिंक्स टुमारो. That's right. लेकिन आई विल टेल यू वन मोर थिंग. मेरा एक Yeah. दोस्त है, ही इज अ प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर. उसका रोड शो था, इंस्टीट्यूशनल रोड शो था इन न्यूयॉर्क. उसने बड़ी प्रेजेंटेशन बनाई थी और आप तो जानते हैं पहले इंडिया स्टोरी होती है, ये वो ऑल दैट कहानी होती है, और बाद में आगे फंड की स्ट्रेटेजी, सेक्टर स्ट्रेटेजी, ये सब होता है. वो 3 फंड मैनेजर्स के पास गया था, यानी काफ़ी लोगों के 3 लोग ने उसको बोला कि आगे के कुछ 40 एक स्लाइड थे जिसमें इंडिया का मैक्रो इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, विजन, रिफॉर्म्स, ये वो सबके बारे में उसने स्लाइड्स डाले थे. बोला ये सब हमें सुनना नहीं है, तुम 41st पेज से चालू करो. तो उसने बोला क्यों भैया? तो बोला वी हैव आवर रिपोर्ट्स that Mr. Modi is coming back to power. Reforms pace will accelerate, the economic growth will accelerate, and we are confident on Indian economy. वहाँ से वो आया, मुझे फ़ोन किया, सुमित भाई एक बात बोलूँ? मैं बोला क्या है? अच्छी बात है बुरी बात है? तो बोले आप खुशी से झूम उठोगे. मैं बोला बताओ. तो बोला ये न्यूयॉर्क में बैठे हुए फंड मैनेजर्स ये बात कर रहे हैं कि मोदी इज गोइंग टू कम बैक टू पावर. If they have reports, they are confident on Indian economy. और वो एक रोड शो में $500 million का फंड था, $200 million उसने क्लोज कर लिए एक ट्रिप में. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि that is the confidence that people outside India have. And see, now you see the dichotomy that a Marxist idea driven by Rahul Gandhi, which pushed India in the bottommost of the economy and at the verge of bankruptcy in 1991. थैंक्स टू 3 जनरेशन ऑफ गांधी फैमिली. जबकि कोई पैसा लगाना चाहता नहीं था, तब हम लोग को गोल्ड गिरवी रखना पड़ा. आज फॉरेन फंड्स, गोरे लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ मोदी आ रहा है और देश की और प्रगति होगी. इससे आगे हमें क्या चाहिए? अब लोगों ने सोचना है कि भैया आप जो देश को बैंकरप्ट किया, जिसके खानदान ने 3 जनरेशन में देश को बैंकरप्ट करके छोड़ दिया, आप उसको वोट देना चाहोगे या आप मोदी को वोट देना चाहोगे? आपने बिल्कुल सही बात कही है साहब. यही यूएस गवर्नमेंट ऑल्सो नोज दैट वी हैव नो चॉइस. रॉयल पप्पू इज नॉट कमिंग बैक. एंड सारे वोटर्स को ये सोचना पड़ेगा कि किसी भी अपोजिशन का कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो नेशनल इलेक्शन लड़ रहा है अपने बूते कोई सरकार बना सके. तो भारतीयों को ये समझना पड़ेगा कि ये इस तरह का गोल मटोल बनेगा. खिचड़ी भी नहीं बनेगी. खिचड़ी तो बहुत ही पौष्टिक आहार होता है भाई. मैं वही बता रहा था. हाँ, आई लाइक खिचड़ी. सो आई वुड नॉट कॉल दैट खिचड़ी. हाँ, वो तो उनको तो पता ही नहीं कि क्या बनेंगे वो तो धोखेबाजों वाला धंधा होगा वहां पे. फिर से आपने जो पहले कहा 2G 3G 4G 5G सब स्कैम होंगे उसमें फिर, क्योंकि सब लूटने पे आएंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात जो कर रहे हैं, 10 साल से उनकी कोई कमाई नहीं हुई है साहब. वो तो सबसे बड़ी बात है. कांग्रेस पार्टी की 10 साल में कोई कमाई हुई नहीं है लूटपाट की, राइट. तो उनको तो टू यूज द बैलेंस शीट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लैंग्वेज, उनको तो अपने रिजर्व में जाके पैसे निकालने पड़ रहे हैं. वही हो रहा है. वही हो रहा है अभी. चलिए let us, I would propose to you and publicly offer, let's have more conversation in educating the people should be doing about money, banking and finance and doing business, because that's very important. I'm familiar with that. Also, now I'm also working on the memorandum for the budget for one of the largest trade associations. Okay. So the budget document memorandum, pre-budget memorandum would be ready in another 15-20 days. So I think there is a lot of expectations from the industry also. India Inc. has huge expectations from this government.
एंड वी शुड बी डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो कि लोगों को क्या एस्पिरेशंस है, इकोनॉमी कैसे देख रहे हैं लोग, किस तरह से देश आगे बढ़ने वाला है, व्हाट इज द रिफॉर्म्स दैट आर गोइंग टू कम. आई थिंक वी नीड टू डिस्कस दैट. बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आज आपसे चर्चा करके आशा और उत्साह दोनों ही बढ़ते हैं जब 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 बातें आपके साथ होती हैं बात और जो करके सच्चाई बहुत है। अच्छा लगता है. थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू। व्यूअर्स, सत्यमेव जयते, मैं हमेशा अपना शो इस बात से कहता हूँ, सत्यमेव जयते, और सत्य को जिताने के लिए आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। सत्य अपने आप में नहीं जीतेगा जब तक आप उसके लिए लड़ेंगे नहीं। सच्चाई को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार. जय हिंद. जय हिंद।